हाँ जी, चालू करते हैं डेप्रीसिएशन एंड एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं डेप्रीसिएशन। अब यहां पे जो डेप्रीसिएशन की बात कर रहा हूं मैं, डेप्रीसिएशन की बात कर रहा हूं इंडियन करेंसी की। डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था, स्टार्टिंग में मैंने बताया भी था कि सेंस क्या है डेप्रीसिएशन का, मतलब क्या होता है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर जाना। अगर डायग्रामेटिकली इसको समझे तो देखो, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या हुआ कि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई। ये आपका डिमांड सप्लाई है, इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। अब इंडियन करेंसी की डेप्रीसिएशन मतलब इंडियन करेंसी सस्ती हो गई। इंडियन करेंसी का डेप्रीसिएशन मतलब इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई, इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो गई। मतलब अगर आपको यूएस डॉलर खरीदना है तो यू रिक्वायर मोर मनी नाउ। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको यूएस डॉलर खरीदना है, जो $1 आपको 80 रुपए का मिल रहा था, अब वो $1 आपको खरीदने के लिए इंडियन करेंसी ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इंडियन करेंसी की वैल्यू गिर गई। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि सर एक्सचेंज रेट इसलिए बदला है क्योंकि डिमांड बढ़ गई। क्या हो गया होगा? डिमांड इंक्रीज हो गई होगी। तो यहां पे क्या है, डिमांड जो है वो इंक्रीज हो गई, किसकी? यूएस डॉलर की। यूएस डॉलर की जो डिमांड है वो चेंज हो गई। तो भैया ये जो थी ना, ये इक्विलिब्रियम था, ये एक्सचेंज रेट डिसाइड हुई थी, ये क्वांटिटी डिसाइड हुई थी। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सप्लाई, सप्लाई, डिमांड एंड डिमांड, ठीक। अब क्या हुआ अल्टीमेटली? सर डिमांड इंक्रीज हो गई। लो भैया, ये आपका नया डिमांड कर्व आ गया, ठीक। ये नया डिमांड कर्व आ गया। तो ये जो नया डिमांड कर्व आया है, ये क्या पुश करेगा? ये आपके एक्सचेंज रेट को चेंज करेगा। इट विल चेंज योर एक्सचेंज रेट। ये नया डिमांड कर्व आ गया, इक्विलिब्रियम रेट को चेंज कर देगा एंड हेंस इज कॉल्ड एज डेप्रीसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। और नई रेट क्या आ गई? $1 की कीमत हो गई 84। सर इसका इफेक्ट कैसे आया? कुछ ऐसे आया, सोचो, इमेजिन करो। डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ी तो डिमांड बढ़ती जा रही है, इधर से डिमांड बढ़ती जा रही है। ये जो आप देखना, पहले लिखो नहीं, अभी पहले एक बार समझने पे ध्यान दो। ये आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड इंक्रीज हो रही है आपकी, आपके सामने, उसका क्या इंपैक्ट आएगा? प्राइस इंक्रीज होगी। क्योंकि प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई भी साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगी। तो अल्टीमेटली आप नए इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच गए। आ गया समझ में? क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता था कि सर आपने कहा डिमांड इंक्रीज हो रही है, ओके, ये सप्लाई क्यों इंक्रीज हो गई? क्योंकि डिमांड से रेट इंक्रीज होते ही सप्लाई भी इंक्रीज होगी एंड यू रीच टू अ न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। आप नई इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए। ये मत सोचना कि सर सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो ओके, सप्लाई इंक्रीज होने से फिर इंपैक्ट। अरे नहीं भाई, इंपैक्ट नहीं आएगा जितनी, अरे पहले $1000 की डिमांड थी, $1000 की डिमांड थी, अचानक से डिमांड हो गई $1200 की। तो जैसे ही $1200 की डिमांड हुई, पहले आता था 80 का 84 हो गया रेट, तो सप्लाई तो होगी ना, $1200 आएंगे, बट महंगे में आएंगे, लोग बेचने के लिए सस्ते में तैयार ही नहीं है। तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो लोग अपने पास से माल निकालेंगे बेचने के लिए। तो इसीलिए तो डॉलर्स की कमी आ रही थी। अब जैसे रेट बढ़ाई तो सप्लाई बढ़ गई। अब ये अगर हो जाए कि आपने मांगा 1200 मगर लोग 1500 2000 देने के लिए तैयार हो जाए, तो आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेट गिरेगी। समझ आया? जो कि मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको। ये है, दिस इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। ये इसका एग्जांपल है और ये अपन ने इसका इंपैक्ट देख लिया कि कैसे इसका इंपैक्ट आता है। अब बात करते हैं अपन एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा इसका। इसका इंपैक्ट क्या आएगा एक्सपोर्ट्स पे, बताइए क्या इंपैक्ट होगा? इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स, बोलो एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? सिंपल सी बात है सर, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि इंडियन करेंसी चीप हो गई, ठीक है। तो इंडिया से सामान खरीदना उनके लिए सस्ता पड़ गया। पहले उनको $1 के बदले 80 रुपए देने पड़ते थे, अभी $1 के बदले 84 रुपीज होते हैं, ठीक है। तो उसमें उनको मतलब ज्यादा वर्थ मिलने लगे $1 के बदले। तो यहां पे क्या हो जाएगा? इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स आएगा कि एक्सपोर्ट्स विल बी इंक्रीज्ड।
इंडिया से आप पहले 10 किलो माल बेचते थे, आपको मिलते थे $100। अभी वही 10 किलो माल के आपको मिल रहे हैं लेट्स से $98, क्योंकि पैसे की वैल्यू कम होगी ना, डॉलर्स कम मिल रहे हैं, डॉलर्स महंगे हो गए, तो लोगों को वहां पे सस्ता पड़ने लग गया इंडिया का माल। पीपल ऑफ यूएस दे आर लाइक कि इंडिया का माल सस्ता है हमारे लिए, इंडिया से खरीद लो। इसलिए तो सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही इस पे। आज की डेट में गवर्नमेंट चाहे ना तो इसको करेक्शन करके डॉलर की वैल्यू को 50-60 रुपए भी कर सकती है, बट जैसे ही वो किया, एक्सपोर्ट्स खत्म, ये मान लो आप, तो उसका जो सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, उसका जो, ये मान के चलो, उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो बहुत ज्यादा लार्ज होगा। मतलब इंडिया को फायदा 10% हुआ, नुकसान 80% हो गया। तो ऐसे काम सरकार नहीं करना चाहेगी भाई। डन, बोलो जल्दी से। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं, डेप्रिसिएशन हो गया तो एप्रिसिएशन के बारे में बात करते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी देखिए, यहां पे जब तक कुछ नहीं लिखा ना तब तक इंडियन करेंसी के बारे में बात होती है। अगर वहां पे साफ साफ लिख दिया एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी, तो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी में दिमाग लगाना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना, क्या लिखा है। एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी वर्ड यूज करा है कि फॉरेन करेंसी एप्रिशिएट हो रही है, मतलब फॉरेन करेंसी की कीमत बढ़ रही है, मतलब डॉलर महंगा हो रहा है। इट मींस डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। तो एप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी इज दिस, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। मैं तभी बार बार यहां पे मेंशन कर रहा हूं, इंडियन करेंसी लिख रहा हूं मैं बार बार, ताकि ये चीज आपको गलती से भी आप गलती ना करके आओ कि भाई कि आप लोग पता नहीं क्या लिखे है। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी मतलब इंडियन करेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, तो कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है बताओ? फॉरेन करेंसी। ठीक, एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी। अब इंडियन करेंसी अप्रिशिएट होगी तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन? भाई आपका एक तो नॉर्मल डिमांड एंड सप्लाई बना लो, इस पे नॉर्मल आप मेंशनिंग कर लो, सप्लाई सप्लाई, ठीक है, डिमांड एक्स एक्सेस 0, वाई एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज रेट, और इसका ये क्वांटिटी, एंड दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस। ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब क्या हुआ, एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो गई? इंडियन करेंसी। डॉलर सस्ता हो गया, हाँ या नहीं? अब डॉलर अगर सस्ता होगा तो उसकी सप्लाई बढ़ेगी कि कम हो जाएगी बताओ? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, इंडियन करेंसी अगर इंक्रीज, इंडियन करेंसी अगर क्या हो जाती है, इंडियन करेंसी अगर एप्रिशिएट करती है तो इससे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली सप्लाई बढ़ जाएगी। इट विल इंपैक्ट द सप्लाई डायरेक्टली। ये क्या करेगा, सप्लाई को इंपैक्ट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, नया इक्विलिब्रियम टच करेंगे हम, दैट इज इवन, दैट इज इवन। ये जो नया इक्विलिब्रियम आपने अचीव करा है, इसके अंदर क्या इंपैक्ट हुआ कि प्राइस तो रिड्यूस हो गई, रेट तो आपकी रिड्यूस हो गई, मगर आपकी क्वांटिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। क्वांटिटी क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीज हो जाएगी। इंडियन करेंसी अगर अप्रिशिएट होगी, इंडियन करेंसी क्या होगी, अगर अप्रिशिएट होगी, इंडियन करेंसी इंक्रीज हो रही है, इंडियन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली आपकी जो डिमांड है उसको आप रिड्यूस कर दोगे। आपकी जो, भाई इंडियन करेंसी जो है क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी अगर इंक्रीज हो रही है तो उसका क्या इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के ऊपर? इंपैक्ट ये आएगा कि जो सप्लाई है वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, सप्लाई जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या आएगा, नया इक्विलिब्रियम प्राइस एट अ रिड्यूस प्राइस, एंड रिड्यूस प्राइस होगी तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। अब बताओ इंपैक्ट क्या आएगा इसका, इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा,
भाई एक्सपोर्ट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट्स कम हो जाएगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर, लुक एट द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो गई, ठीक है, क्या इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, किसकी, फॉरेन एक्सचेंज की, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई इंक्रीज हो गई, उससे क्या इंपैक्ट हुआ, सप्लाई क्या पुश करेगा, प्राइस को इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, सप्लाई है, तो फिर डिमांड बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है सप्लाई और उसके बीच में, प्राइस के बीच में। तो अगर सप्लाई बढ़ेगा तो प्राइस और सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है मैम, सप्लाई और प्राइस के बीच में नहीं होता। सुनो आराम से, ठीक, आप ये पूछना चाहते हो कि सर दोनों में फर्क क्या हुआ, है ना, चलो कहीं आप लॉस्ट हो गए थे, मेरे को ऐसा लगा, चलो कोई बात नहीं, सुनो कम बैक। मैं कह रहा हूं प्राइस एंड सप्लाई में रिलेशन अलग है, सप्लाई एंड प्राइस पे रिलेशन अलग अलग हो जाता है। क्यों हो जाता है वो सुन लो, ऐसे आसान तरीके से, इजी इजी करते हैं। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, करेक्ट। आप महंगी कर दोगे चीज, लोग कम खरीदेंगे मगर सेलर ज्यादा बेचेंगे। ये हुआ प्राइस के ऊपर इंपैक्ट आने से। अब मैं प्राइस को कर रहा हूं साइड में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं इकोनॉमी में ऑलरेडी प्राइस बढ़ चुकी है, ठीक, तो अब क्या होगा, नाउ व्हाट विल हैपन, सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है, सप्लाई विल इंक्रीज, सप्लाई इंक्रीज करते जा रहे हैं अपन, सप्लाई इंक्रीज करते जा रहे हैं, डिमांड से ज्यादा सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है, तो इंक्रीज इन सप्लाई विल डू व्हाट, सप्लाई अगर इंक्रीज हो गई, प्राइस राइज गया तेल लेने, साइड कर दो उसे, कुछ नहीं है आपके लिए सिर्फ एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, क्या, इंक्रीज इन सप्लाई। इसका क्या इंपैक्ट आएगा इकोनॉमी के अंदर, सर अगर जरूरत से ज्यादा सप्लाई इंक्रीज हो गई तो माल बिकेगा नहीं, माल को बेचने के लिए प्राइस विल बी रिड्यूस्ड। तो इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज इन सप्लाई का क्या इंपैक्ट आएगा, इंक्रीज इन सप्लाई का इंपैक्ट ये आएगा कि वो प्राइसेस को पुश बैक कर देगी, रिड्यूस कर देगी, समझ आया, ताकि लोग उसे खरीद सके। तो गिरी हुई प्राइसेस पे लोग क्वांटिटी ज्यादा खरीद रहे हैं और नया इक्विलिब्रियम बन गया। आई बात समझ में, ठीक है भाई, ये इकोनॉमिक साइकिल है, अगर ये ऐसे काम नहीं करेगी तो काम नहीं चल पाएगा, ठीक है भाई। देखो एप्रिसिएशन के बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन के बाद एप्रिसिएशन जरूरी है, ओके। एक हमारी कंट्री, ऐसा समझो आप, ऐसे पूरी स्टोरी सुनो, हमारी कंट्री को यूएस डॉलर ज्यादा चाहिए थे, ठीक है, हमने डिमांड करी कि भाई साहब हमें डॉलर ज्यादा चाहिए, डॉलर मिल रहे हैं 1000, हमने कहा नहीं नहीं हमें तो 1200 चाहिए, ठीक, उन्होंने कहा 1200 चाहिए, तो आप डिमांड बढ़ा रहे हो, प्राइस नहीं बढ़ रही है, डिमांड इज पुशिंग अप द प्राइस, समझ आया, मार्केट में प्राइस महंगी हो गई इससे डिमांड कम, ये मत सोचो अभी, यू वांट टू इंक्रीज योर डिमांड, योर डिमांड इज पुशिंग अप द प्राइस, आपने डिमांड बढ़ाई, डिमांड से प्राइस पुश हुई, डिमांड से प्राइस पुश होगी तो सप्लायर्स को अपॉर्चुनिटी नजर आएगी और सप्लायर्स आएंगे अपनी सप्लाई को बढ़ा देंगे, ओके। यहां पे आपने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, आपका काम हो गया, महंगी प्राइस पे महंगे दामों पे आपको $1200 मिल गए, काम खत्म, सिस्टम क्लियर, पहला सिस्टम क्लियर। मगर ये सप्लाई बेवकूफ रुके ही नहीं, इनको पता ही नहीं था कि ब्रेक का लगाना है, ये तो अपनी सप्लाई को बढ़ाते जा रहे दबा के, इनको लग रहा है प्राइस बढ़ती जा रही है तो सप्लाई बढ़ाते जाओ। एक पॉइंट पे क्या हुआ, सरकार बोल रही है अरे हमें तो इतना डॉलर चाहिए नहीं, तुमने तो ज्यादा सप्लाई कर दिया, क्योंकि ज्यादा सप्लाई हो गया इट विल पुश बैक द प्राइस, क्योंकि मार्केट में तो बेच दिया हमने, बेचने के लिए निकाल दिया, बेचे जा रहे हैं, खरीदार मिल नहीं रहे, अब क्या होगा, इट विल रिड्यूस द प्राइस, जैसे ही प्राइस रिड्यूस होगा
तो प्राइस रिड्यूस होते ही लोगों को अपॉर्चुनिटी निकलेगी और रे डॉलर सस्ता खरीद लो, और तो वो डॉलर खरीदेंगे। फिर वो जैसे ही खरीदने के लिए आएंगे और अब वो क्या, अब डिमांड करने वाले बेवकूफ, स्टार्टिंग में जिसने खरीद लिया सस्ती प्राइस पे वो ठीक है, जैसे उन्होंने क्या किया, ठीक है, खरीदना चालू किया और खरीदते जा रहे खरीदते जा रहे खरीदते जा रहे, फिर खरीदने के डिमांड बढ़ा दी, तो डिमांड बढ़ने से क्या होगा, फिर प्राइस पुशअप। तो भाई ये एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन डिमांड सप्लाई तो कंटिन्यूस है ना, ये रुकने वाली थोड़ी है, ये एक बार का थोड़ी मैटर है। आई बात समझ में? तो व्हाट विल हैपन हियर, ये क्यों बाद में आया, क्योंकि ये यहां से चल रहा है, इधर से क्या हुआ, सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई इंक्रीज हो गई, करते जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे भाई, सप्लाई इंक्रीज करते जा रहे, डिमांड करने वाले रुक गए, वो थम गए, बोले बस हमारा हो गया भाई, तुम ना रुके तो अल्टीमेटली क्या होगा, इट विल पुश बैक द प्राइसेस, इट विल रिड्यूस द प्राइसेस, एंड क्योंकि प्राइस रिड्यूस तो डिमांड करने वालों को अपॉर्चुनिटी नजर आई, दे विल इंक्रीज द डिमांड, एंड दैट्स कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। समझ आ गया? एप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी, डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी। समझ आ गया अभी, या अभी भी कंफ्यूजन है? अभी क्लियर है ना, क्लैरिटी मिल गई? ठीक है भाई। इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्ट्स क्या आएगा, और इंडिया का तो प्रोडक्ट महंगा है, इंडिया से हम कम खरीदेंगे, तो इट विल रिड्यूस दी एक्सपोर्ट्स, ये रिड्यूस कर देगा एक्सपोर्ट्स को। समझ आ गया ना, इट विल रिड्यूस दी एक्सपोर्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, $1 कितने का था, 80 रुपए का, 80 INR का, ठीक। इंडिया में क्या हुआ, वही जो खेल मैंने समझाया सप्लाई का गेम, $1 कितने का हो गया, ₹70, 75 का कर दो, 70, मेरे को बहुत नुकसान है इसमें, 75 हो गया तो 76, ठीक है, इतना ठीक लग रहा है, डन। और ऐसा होते ही क्या हो जाएगा, $1 76, $1 80 का, $1 हो गया कितने का, 76 का, तो क्या करेगा, इट विल रिड्यूस द एक्सपोर्ट्स। समझ आ गया? क्योंकि फॉरेनर्स को इंडिया महंगा पड़ने लग गया अब। फटाफट से लिख लो। हाँ जी, डन। ये हो गया, लास्ट टॉपिक है। अब इसका डिवैल्यूएशन की बात करते हैं। डिवैल्यूएशन क्या होता है? डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। भाई हम बात कर रहे हैं डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी के बारे में। इंडियन करेंसी को डिवैल्यू करना, रीवैल्यू करना। कभी कभी क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, ये डिमांड सप्लाई का तो गेम चलता रहता है, बट हमें सीधे एक लेवल से उठ के दूसरे लेवल पे पहुंचना है। अब समझो, इस पॉइंट से कंट्री को इस पॉइंट पे पहुंचना है, कंट्री के पास टाइम नहीं है, कंट्री इस पॉइंट से उस पॉइंट पे पहुंच तो जाएगी, बट इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा वहां तक पहुंचने में। तो कंट्री को ऐसा लगता है कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जल्दी पहुंचा जाए, उसके लिए क्या करें? तो एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया का एक्सपोर्ट्स है, लेट्स अज्यूम $100 बिलियन, $100 बिलियन। तो $100 बिलियन का इंडिया का क्या है, एक्सपोर्ट्स है। नाउ इंडिया इज लाइक कि हमें हमारा जो एक्सपोर्ट्स है उसको कैसे भी $300 बिलियन पहुंचाना है। अब बोले जिस स्पीड से आप जा रहे हो ना, उस स्पीड से तो सरकार आपको 3 साल लग जाएगी। सरकार बोलती ना ना ना, इतना टाइम ही नहीं है भाई, महीने 2 महीने में पहुंचाओ इतना।
तो बोले सर महीने 2 महीने में क्या, कोई मजाक चल रहा है क्या, महीने 2 महीने में कैसे पहुंचा दें? बोले तुम कुछ भी करो, तुम एक काम करो, तुम डिवैल्यूएशन कर दो करेंसी का। मतलब अगर एक समय पे इंडियन जो रुपीज है, जो डॉलर है भाई, $1 जो था, ठीक है, $1 जो था वो 40 रुपए का आ रहा था, 40 INR का आ रहा था। सरकार ने कहा एक काम करो, $1 को 60 का कर दो, मतलब इंडियन करेंसी को डेप्रिशिएट कर दो। डेप्रिशिएट कर दिया। अब डेप्रिसिएशन तो होता मार्केट फोर्सेस से, डिमांड सप्लाई की वजह से। डेप्रिसिएशन होता मार्केट फोर्सेस से, मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई से डेप्रिसिएशन होता है। मगर यहां क्या हो रहा है भाई, यहां मार्केट की डिमांड सप्लाई तो है ही नहीं कोई। यहां तो सरकार ने डायरेक्ट एक्शन लिया और एक्शन लेके इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करने के, ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स एकदम से बढ़ सके, उसके लिए जो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया इज कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन। इसको कहा जाता है डीवैल्यूएशन, कि जरूरत से ज्यादा करेंसी को खुद से सरकार जब एक्शन लेके इसकी वैल्यू को कम करती है, इसको कहते हैं डीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं इसे? दिस इज कॉल्ड एज डीवैल्यूएशन। और ऑन दी अदर हैंड, अगर सरकार अपनी करेंसी को खुद ही बढ़ा दे, $1 कितने का आ रहा है? अभी मान लो 80 रुपए का आ रहा है। कितने का आ रहा है? $1 80 का। सरकार बोलती है कि नहीं, अब हमारा क्रूड ऑयल की जरूरत ही नहीं है, अब हमें इंडिया में इतनी ईवी बना दी हमने, ठीक है, या हमने ऐसा क्रूड ऑयल हमने रिसर्च कर दिया, राजस्थान में हमें क्रूड ऑयल मिल गया। बोले अब तुम क्या दुबई क्या जाती, राजस्थान को हम दुबई बनाती, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है ना, हबीबी कम टू दुबई, तो हबीबी कम टू राजस्थान, ठीक है। तो अगर राजस्थानी ऐसा दुबई अपना जैसा दुबई जैसा बनेगा, आपको क्या लगता है? गोल्ड का बनवाऊंगा मैं ये बोर्ड, ठीक है। अगर ये राजस्थान अपना दुबई जैसा बन गया तो ऐसे ही होगा। आपकी एक्टिवा मस्त गोल्ड की गाड़ी, गोल्ड की लेके आ रहे हो आप, ठीक है। तो ये सब दुबई में सही चलता है, आपको पता ही है। सो बेसिकली क्या है, इतना पैसा आ गया इंडिया के पास, इंडिया बोलता है अब डॉलर की जरूरत क्या है भैया, हमें इतने महंगे डॉलर की जरूरत क्या है, चलो कम कर देते हैं इसे। डॉलर हमें क्यों चाहिए था? 2 चीजों के लिए, गोल्ड के लिए ज्यादा, और दूसरा हमें क्रूड ऑयल के लिए चाहिए। क्रूड ऑयल तो मिल गया हमें, तो अब हमें क्रूड ऑयल तो मिल गया, तो अब हमें इसकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिवैल्यू कर देते हैं, हमारी करेंसी को वापस से रिवैल्यूएशन कर देते हैं इसका। मार्केट फोर्सेस से बढ़ेगा, 3 साल लगेंगे 40 रुपए डॉलर को पहुंचने में। एक साथ पहुंचा दो इसके, छलांग लगा के। $1 को कर दिया सीधे सरकार ने 40 रुपए। इट्स कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन। तो एप्रिसिएशन होने में ना आराम से टाइम लगता, एक साथ एक्शन लेके अप्रिशिएट करना इज कॉल्ड एज रिवैल्यूएशन, और एक साथ डेप्रिसिएशन लगता, टाइम लगता, 2-3 साल लग जाते। एक साथ डेप्रिसिएशन करके इज कॉल्ड एज डिवैल्यूएशन। एग्जांपल के तौर पे चाइना ने करा था 2015 में डिवैल्यूएशन। करती रहती है कंट्रीज डिवैल्यूएशन, बट चाइना ने काफी बड़ा इंपैक्ट किया था। चाइना ने काफी ज्यादा बड़े लेवल पे किया था। चाइना ने एक युआन था इंडियन करेंसी के हिसाब से 20 रुपए, और सीधे हाफ 10 रुपए कर दिया। तो चाइना का जो प्रोडक्ट है आपको सीधे आधी रेट का पड़ गया। तो चाइना का एक्सपोर्ट सीधे मतलब इससे डबल ट्रिपल हो गया था। तो इकोनॉमी सर्वाइव कर गई, नहीं तो चाइना की इकोनॉमी खत्म सी हो गई थी एक टाइम, बहुत भयंकर हालत खराब थी। 300 लाख करोड़ का नुकसान हो गया था चाइना की इकोनॉमी को, 300 लाख करोड़। इंडिया का शेयर मार्केट आज की डेट में टोटल मिला के भी 300 लाख करोड़ का नहीं है, जितना उस टाइम पे चाइना ने घाटा खा लिया था। इंडिया का इंटायर शेयर मार्केट वाज 100 लाख करोड़ एंड चाइना वाज गेटिंग अ लॉस ऑफ 300 लाख करोड़। मतलब इंडिया का पूरा शेयर मार्केट 3 बार खत्म हो जाए, इतना चाइना का घाटा। बस इतना, अब आप सोच लो। लास्ट टॉपिक है मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है? मैनेज फ्लोटिंग इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। मैनेज्ड फ्लोटिंग जो है, इसका मतलब होता है कि भाई इसके ऊपर एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन बनके, स्टोरी टाइप का क्वेश्चन बनके आ गया। सरकार बोलती है कि ना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम चल रहा है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो रहा है, करेंसी ना स्टेबल नहीं हो पा रही, एकदम से गिरती जा रही है, ये एकदम से बढ़ती जा रही है। डॉलर ज्यादा महंगा हो गया, इमेजिन करो डॉलर कितना है, 82 चल रहा है, 83, 84, 85, 86, 90, 100 तक टच करने वाला है। तो सरकार आएगी और डॉलर के रेट को कंट्रोल करेगी। कैसे कंट्रोल करेगी? अगर डॉलर जो है ये एक्सपेंसिव होता जा रहा है,
मतलब डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, डॉलर इंडियन करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो सरकार क्या करेगी, सरकार आएगी और यहाँ पे क्या कर देगी, सेल कर देगी किसे, यूएस डॉलर को। इससे क्या हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई इंक्रीज होके प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएगी, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। डॉलर महंगा होता जा रहा है, सरकार को लगा ये तो काम ही नहीं हो पा रहा, अचानक से बहुत सारा डॉलर सरकार ने लाके बेच दिया, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ा सा प्राइस रुक गया। ऑन दी अदर हैंड डॉलर जो है वो चीप होता जा रहा है, चीपर होता जा रहा है, मतलब कि एक डॉलर जो है वो 80 का था, 70 आ गया, 60 आ रहा है। तो सरकार को लगा इतना ज्यादा गिर जाएगा तो हमारा एक्सपोर्ट खत्म, एक्सपोर्ट्स नहीं होगा तो फॉरेन एक्सचेंज आने की इनकम्स और सोर्सेस खत्म हो जाएंगे, इंडिया का एक मेजर बिजनेस पार्ट खत्म हो जाएगा, एक्सपोर्ट बिजनेस खत्म हो जाएगा इंडिया का। तो ऐसे में सरकार ने क्या किया, सस्ते में बहुत सारा डॉलर खरीद लिया, डिमांड बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी, डिमांड बढ़ा दी। सरकार क्या कर लेगी, बाय कर लेगी यूएस डॉलर को, तो डिमांड बढ़ा देगी, डिमांड बढ़ा देगी। इसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, भाई ये जो है ना, ये तो हो गया एक्सपेंसिव, ये हो गया चीपर, ठीक है, इसको कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग। मैनेज फ्लोटिंग मतलब सरकार, इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, कि सरकार मतलब मार्केट फोर्सेस जो कर रहे हैं ना, जो मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा है, सरकार उसको अचानक से आके रोक रही है। मतलब सरकार ने कोई ऐसा एक्ट किया जिसकी वजह से जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको रिवर्स करना, उसको रोकना, कंट्रोल करना, इज कॉल्ड एज डर्टी फ्लोटिंग और मैनेज फ्लोटिंग। इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, नया चैप्टर चालू करते हैं।